हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू क्विक रिवीजन सीरीज़ फॉर क्लास 10। तो क्विक रिवीजन सीरीज़ में हम क्लास 10 का जो सिलेबस है वो एकदम जोरों शोरों के साथ कर रहे हैं। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इन वन शॉट। बहुत कम टाइम में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हम चैप्टर के साथ साथ एग्जाम आइडिया के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यू सैम्पल पेपर्स सब सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स में धूम धड़ाका कर सको। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनलिज्म की। नेशनलिज्म किसे कहते हैं? नेशनलिज्म बोलते हैं देश प्रेम की भावना को। तो पहले यूरोप में क्या था, कोई भी स्टेट्स नहीं होते थे, नेशंस नहीं होते थे। तो जब लोग सेम आइडेंटिटी से बिलोंग करते हैं, जिनकी सेम हिस्ट्री होती है एंड देन सेम कल्चर होता है, वो लोग डिमांड करने लग गए थे कि भाई हम तो अब एक नेशन बनाने वाले हैं। तो वहीं से नेशनलिज्म की स्टार्टिंग हुई थी यूरोप में। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे नेशनलिज्म की शुरुआत हुई थी यूरोप में और नेशनलिज्म की वजह से क्या क्या रिजल्ट देखने को मिले थे। तो सबसे पहले नेशन किसे बोलते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ मेनली कॉमन डिसेंट। जब बहुत सारे लोग सेम डिसेंट से बिलोंग करते हो, उनकी सेम लैंग्वेज हो, सेम हिस्ट्री हो, सेम जगह पे वो रहते हो और मतलब सेम तरह की गवर्नमेंट हो, तो उस जगह को जो है डेवलपमेंट के बाद नेशन कह दिया जाता है। उस जगह को नेशन कहते हैं बेसिकली, या स्टेट भी कहते हैं। फ्रेडरिक सोरियो एंड हिज विजुअलाइजेशन। अब फ्रेडरिक सोरियो जो थे वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। उन्होंने कुछ विजुअलाइज करा, उन्होंने कुछ सोचा और उस हिसाब से उन्होंने कुछ प्रिंट्स बनाए, वो हम पढ़ेंगे। तो 1848 में फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। उन्होंने 4 प्रिंट्स की एक सीरीज़ बनाई थी। उनका एक सपना था, वो सोच रहे थे कि अगर पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी हो और सोशल रिपब्लिक हो तो कैसी दुनिया दिखेगी। ये विजुअलाइज करके उन्होंने 4 प्रिंट्स की एक सीरीज़ बनाई थी, ठीक है। तो क्या क्या था वो हम देखने वाले हैं। द फर्स्ट प्रिंट शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। तो आपको स्क्रीन पर इमेज भी दिख रही होगी यहाँ पर। तो बेसिकली फर्स्ट प्रिंट में पीपल ऑफ यूरोप और अमेरिका को शो करा गया है एक लंबी सी ट्रेन में, मतलब एक बहुत बड़ी सी लाइन में मार्च करते हुए, एंड ऑफरिंग होमेज टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। और वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं जब वो उसके आगे से निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं। अ फीमेल फिगर कैरीज अ टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। और आपको एक फीमेल फिगर के हाथ में एक टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट भी दिख रही होगी इस डायग्राम में, छोटी सी। और चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मेन, और मेन के राइट्स का एक चार्टर भी दिख रहा होगा दूसरे हाथ में, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रिंट में था। ऑन द अर्थ लाइज द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिम्बल्स। और आप ध्यान से देख पा रहे हो नीचे ज़मीन पर शैटर्ड रिमेन्स पड़े हुए हैं एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन के, यानी कि मोनार्की के जो हैं कुछ सिम्बल्स पड़े हुए हैं, ये भी आपको दिख रहा होगा। इन सोरियोज यूथोपियन विजन। सोरियो का जो विजन था वो यूथोपियन था। यूथोपियन यानी कि बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक, इतना ज़्यादा परफेक्ट जो कि असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो सोरियो ने बिल्कुल वैसा ही सोचा था। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट। उसने सोचा कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो अलग अलग नेशंस में बटे हुए हैं, उनका अलग अलग फ्लैग है और अलग अलग नेशनल कॉस्ट्यूम है, और वो उसने अपने प्रिंट्स के थ्रू दर्शाया है। लीडिंग द प्रोसेशन आर यूएसए। सबसे आगे, मतलब इस पूरी सी लाइन में सबसे आगे यूएसए है, फिर स्विट्जरलैंड के कुछ लोग हैं, फिर फ्रांस है एंड देन जर्मनी है। फॉलोइंग जर्मनी आर, जर्मनी के बाद है ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया। मतलब ये उसने अपने प्रिंट में कुछ यूरोप को कवर करने वाले कुछ किंगडम्स के लोगों को रिप्रेजेंट कर रखा है। फ्रॉम द हेवेंस अबव क्रिस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स गेज एट द सीन। और आपको ऊपर इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि ऊपर की तरफ से क्रिस्ट जो है, जीसस क्रिस्ट, सेंट्स, एंजल, ये सब कुछ इस सीन को देख रहे हैं। द आर्टिस्ट सिंबलाइजेस फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और
इस ड्राइंग से आर्टिस्ट क्या दिखाना चाह रहे हैं कि इन सभी नेशंस के बीच में फ्रेटर्निटी है, भाईचारे की भावना है। तो बेसिकली ये सब कुछ उनके प्रिंट में दिखाया गया है जो कि आपके बुक में मेंशन्ड है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। इसमें हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही नेशन के आइडिया की शुरुआत हुई थी। कहीं ना कहीं लोगों ने नेशन के बारे में सोचना फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही स्टार्ट किया था। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रांस। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो नेशनलिज्म, देशभक्ति की जो भावना है, देश प्रेम की भावना, वो फ्रांस में बढ़ने लगी थी। इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस क्रिएटेड सेंस ऑफ कलेक्टिव। बहुत सारे ऐसे तरीके आ गए थे जिससे लोगों में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बढ़ रही थी फ्रांस के लोगों में, यानी कि मतलब वो इकट्ठा होना स्टार्ट कर रहे थे, वो अपने आप को एक यूनिटी जो है वो बढ़ रही थी। कुछ तरीके आ रहे थे, कुछ आइडियाज़ आ रहे थे इस टाइम पे। चेंज ऑफ मोनार्की एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक, और इसके वजह से, फ्रेंच रेवोल्यूशन के वजह से ही मोनार्की बदल कर अब रिपब्लिक आ गई थी। क्रिएशन ऑफ, और इस टाइम पे नई असेंबली भी बनी थी, नेशनल असेंबली। राइज ऑफ नेपोलियन एंड हिज रिफॉर्म्स। लेकिन कुछ टाइम बाद नेपोलियन जो है वो वापस आए, मतलब नेपोलियन से पहले दूसरे मोनार्क्स थे, लेकिन अब नेपोलियन आए एज अ मोनार्क, तो मोनार्की वापस आई और उनके कुछ रिफॉर्म्स भी थे, कुछ चेंजेस भी वो अपने साथ लाए थे। रेवोल्यूशनरीज हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। रेवोल्यूशनरीज ने, यानी कि जो उन्होंने रेवोल्यूशन करा था, उन्होंने अपने साथ साथ दूसरे जगहों को, दूसरे रीजन्स को, दूसरे लोगों को भी नेशन बनने में हेल्प करा था। यानी कि ये फ्रांस के लोगों ने या फिर फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज ने दूसरे नेशन को भी हेल्प करी थी अपने कुछ रेवोल्यूशनरीज आइडियाज़ प्रोवाइड करके, मतलब ऐसे हेल्प करी थी क्योंकि उनके आइडियाज़ दूर दूर तक पहुंच रहे थे। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप में नेशनलिज्म कैसे बढ़ा, कैसे बना, ये हम पढ़ेंगे। जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम। जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जो ये किंगडम में बटे हुए थे, और डचेस एंड कैंटोन्स, दीज डिविजन्स वर हैविंग देयर ऑटोनमस रूलर्स। और कुछ डच भी थे और कैंटोन्स भी थे और इनके खुद के रूलर्स होते थे। मतलब डचेस और कैंटोन्स को कुछ लोग थे या कुछ रूलर्स थे जो कंप्लीटली रूल करते थे, कंट्रोल करते थे। यहाँ पर अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती थी। यहाँ पर मिडिल क्लास में थोड़ा सा राइज देखने को मिला नेशनलिज्म के वजह से। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई, यानी कि इंडस्ट्री सेट होने लगी, और उस टाइम पे वर्किंग क्लास और लिबरलिज्म का जो टॉपिक है वो उठाया गया बहुत ज़्यादा, यानी कि वर्किंग क्लास एकदम से बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगी। वर्किंग क्लास आ गई, यानी कि जो काम करते थे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, और लिबरलिज्म का जो टॉपिक था उसे भी बहुत ज़्यादा फेवर मिला था इस टाइम पे। न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815 एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। तो 1815 में बेसिकली जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं या ट्रेडिशनल कल्चर्स हम कह सकते हैं, उनको प्रिजर्व करना शुरू कर दिया गया। जब नेपोलियन की डिफीट हुई, हार हुई, द यूरोपियन गवर्नमेंट फॉलोज द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। जो यूरोप की गवर्नमेंट है उन्होंने कंजर्वेटिज्म को अपनाया। कंजर्वेटिज्म वही है रूढ़िवाद, यानी कि पुराने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को प्रिजर्व करना। Conservative regimes were autocratic revolutionaries at that time fought for liberty and conservative जो लोग थे वो वही थे जो रेवोल्यूशन कर रहे थे उस टाइम पे, जो लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे। जैसे कि जूसेप मज़ीनी जो थे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो बेसिकली जूसेप मज़ीनी जो थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था इटली को यूनिफाई करने में। He formed a secret society called Young Italy in Marseilles. उन्होंने मर्सेल्स नाम की जगह में एक सोसाइटी बनाई, सीक्रेट सोसाइटी, जिसका नाम था यंग इटली, ठीक है, ताकि वो अपने आइडियाज़ को, अपने गोल्स को फैला सके। उन्होंने माना ऐसा कि इटली को नॉट कंटिन्यू टू बी पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट, कि भाई इटली अब छोटे छोटे स्टेट्स का एक पैच वर्क नहीं बन सकती, हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड। अब उसको एक रिपब्लिक बनना पड़ेगा, जो कि एक सिंगल स्टेट बनना पड़ेगा, मतलब उसे।
During 1830s, Mazzini sought to put together a coherent program for unitary Italian Republic. तो 1830s में मजीनी ने साफ तरीके से, क्लियर तरीके से एक प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था इटली को यूनिफाई करने के लिए. देखो, पहले मजीनी ने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, सीक्रेटली वो इटली को यूनिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 1830s में उन्होंने कोहेरेंट यानी कि एक क्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था इटली को यूनिफाई करने के लिए. As uprisings in 1831 and 1848 had failed, लेकिन उनका जो प्रोग्राम था वो 1831 में और 1848 पर ज़ोरों से था, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया. अब द मेंटल नाउ फेल ऑन सर्दिनिया पिएडमोंट. सबसे पहले सर्दिनिया पिएडमोंट एक एम्पायर था बेसिकली, जिसके रूलर थे इमैनुअल टू. यानी कि इटली को अब यूनिफाई करने की कमान जो थी वो इमैनुअल टू के पास थी, क्योंकि अब जो मजीनी थे वो तो फेल हो गए थे. सो अंडर चीफ मिनिस्टर कैवर, सर्दिनिया पिएडमोंट सक्सीडेड इन डिस्ट्रॉइंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859. तो सर्दिनिया पिएडमोंट के उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे कैवर, उनके अंडर उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया 1859 में. इवन गैरीबाल्डी जॉइंड द फ्रे, और जो गैरीबाल्डी के नाम के जो पर्सन थे उन्होंने भी इस आंदोलन को ज्वाइन कर लिया था इटली को यूनिफाई करने के लिए. In 1860 they marched into South Italy and the kingdom of Two Sicilies and with the help of local peasants drove out the Spanish rulers. तो 1860 में उन्होंने जो टू सिसिलीज का जो किंगडम था उसकी तरफ वो आगे बढ़े और लोकल पीजेंट्स की मदद से उन्होंने स्पेनिश रूलर्स को भी वहाँ से भगा दिया, टू सिसिलीज वाले किंगडम से. इन 1861 विक्टर इमैनुअल टू वॉज प्रोक्लेम्ड एज किंग ऑफ यूनाइटेड इटली. अब 1861 में जो इटली है वो यूनाइटेड हो गई थी और जो विक्टर इमैनुअल टू थे उन्हें वहाँ का यूनाइटेड इटली का किंग घोषित कर दिया गया था. नेक्स्ट इज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यानी कि जर्मनी को कैसे यूनिफाई किया गया था वो अब हम पढ़ने वाले हैं. इससे पहले हमने यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ा है. अब 18th सेंचुरी में क्या हुआ, जर्मनी जो है बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइडेड थी. कुछ स्टेट्स जो हैं वो नेपोलियनिक वॉर, जब नेपोलियन की वॉर्स चल रही थी उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करते थे, और जब नेपोलियनिक वॉर्स ख़त्म हुई उस टाइम पे 39 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे जर्मनी में, मतलब आज़ाद थे वो. प्रशिया सबसे पावरफुल था, जिसमें बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स यानी कि बड़े बड़े ज़मींदार रहते थे जिन्हें जंकर्स कहा जाता था. तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हु वर नोन एज जंकर्स? द बिग लैंडलॉर्ड्स हु लिव्ड इन प्रशिया वर नोन एज जंकर्स. अब इस टाइम पे नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो है, मतलब देश प्रेम की भावना जो है वो बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास लोगों में दिख रही थी, मिडिल क्लास जर्मन्स में, और वो जर्मन के अलग अलग रीजन्स को यूनाइट करना चाहते थे और एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे जिसे पार्लियामेंट कंट्रोल करे, ऐसा वो चाहते थे. In May 1848, a large number of political associations came together to vote for All German National Assembly. मई 1848 को बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो हैं वो इकट्ठी आई ताकि वो जर्मन नेशनल असेंबली में वोट कर सकें. उनके रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रैंकफर्ट में मिले और फ्रैंकफर्ट असेंबली में क्या हुआ, जर्मनी के यूनिफिकेशन के ऊपर बात हुई. उन्होंने फाइनली तय किया कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब राजा तो होंगे लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, जैसे अभी इंग्लैंड में है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है और राजा भी होते हैं, तो वैसा ही उन्होंने मतलब तय किया था. और किंग ऑफ प्रशिया को वो राजा बनाएंगे उस पूरे जर्मन स्टेट्स का. लेकिन जो प्रशिया के जो किंग थे उन्होंने मना कर दिया इस ऑफर को. उन्होंने क्यों मना करा? बेसिकली क्योंकि उन्हें पता था जब ऐसा जर्मनी यूनिफाई हो जाएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में भी पावर चली जाएगी, सारी पावर उनके हाथ में नहीं रहेगी. तो उन्होंने इस फैसले को रिजेक्ट कर दिया. और सिमिलरली जो जंकर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने भी मना कर दिया, मिलिट्री ने भी मना कर दिया. क्यों मना करा? उनके हाथ से पावर चली जाती. जंकर्स जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो मज़े कर रहे थे, प्रिविलेजेस मिले हुए थे, सब कुछ खत्म हो जाता है. तो इन सभी लोगों ने मना कर दिया. देन ऑन प्रशिया अंडर इट्स, फिर क्या हुआ, प्रशिया में जो चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क है उन्होंने एक मूवमेंट चलाया
जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए। बिस्मार्क कैरिड आउट दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ प्रशियन, उन्होंने ये प्रोसेस प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी इन दोनों की मदद से किया। ही फोर्ट 3 वॉर्स, उन्होंने 3 वॉर्स करी, एक डेनमार्क के साथ, एक ऑस्ट्रिया और एक फ्रांस के साथ। प्रशिया इन तीनों वॉर्स में जीता और फाइनली जो यूनिफिकेशन था जर्मनी का वो हो गया और प्रशिया ने फ्रांस को भी हरा दिया, इन तीनों को हरा दिया। मतलब कि Consequently, on 18th January 1871, an assembly comprising of princes of German state, representatives of army, important Prussian ministers and Bismarck gathered in the palace of Versailles. तो 18 जनवरी 1871 को एक असेंबली बुलाई गई जिसमें प्रिंस जर्मन स्टेट्स के सारे प्रिंस आए, आर्मी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आए, इम्पॉर्टेंट प्रशियन मिनिस्टर्स भी आए और बिस्मार्क भी आए, ये सभी आए वर्सेल्स के पैलेस में। एंड प्रोक्लेम द, और इस टाइम पे इन्होंने क्या करा, जो प्रशिया के किंग थे केसर विलियम, उन्हें नया जर्मन एम्परर घोषित कर दिया गया कि भाई अब जर्मनी जो है वो यूनिफाई हो गया है और अब नया जर्मन एम्परर होंगे केसर विलियम, उन्होंने ये फैसला किया। अब हम पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन, लोगों में नेशन के रिगार्डिंग क्या क्या विचार चल रहे थे। तो मैरियने और जर्मेनिया जो थे वो 2 फीमेल एलिगरीज थी, यानी कि जैसे हमारे इंडिया में हम इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, भारत माता कहकर एक फीमेल की तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली यूरोप में भी 19th सेंचुरी में नेशन को, अपने देश को जो है 2 तरीके से 2 एलिगरीज, फीमेल एलिगरीज की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता था, जिनका नाम था मैरियने और जर्मेनिया। फ्रांस में मैरियने से जो है नेशन को रिप्रेजेंट करते थे और ये एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम भी था। विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, लोग अपने नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैरियने वर्ड का यूज किया करते थे। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रोन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, और जो मैरियने जो फिगर थी वो 2 चीज़ों को, लिबर्टी और रिपब्लिक, इन 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करती थी, आज़ादी को और लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करती थी। और मतलब वो जो फिगर थी, आपको स्क्रीन पर भी मैरियने की फिगर दिख रही होगी, द रेड कैप, द ट्राई कलर, द कोकेड, ये चीज़ जो थी वो मतलब ये कुछ सिंबल्स थे, ये कुछ रिप्रेजेंट करते थे, जैसे कि रेड कैप कुछ रिप्रेजेंट कर रही है, ट्राई कलर कुछ रिप्रेजेंट, जैसे हमारे झंडे में 3 कलर्स कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलरली जो रेड कैप, ट्राई कलर, कोकेड, ये 3 चीज़ें भी कुछ रिप्रेजेंट करती थी। स्टैचूज ऑफ मैरियने वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स एज अ नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी, और जो पब्लिक प्लेसेस थी वहाँ पर मैरियने के स्टैचूज बने हुए थे जो कि यूनिटी को, एकता को, मतलब जो है आइडियाज़ हैं जो एकता के, उन्हें बढ़ाते थे लोगों के बीच में। मैरियने इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, और जो वहाँ के कॉइन्स थे फ्रांस के और जो स्टैम्प्स थे वहाँ पर भी मैरियने के इमेजेस बने होते थे। इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग द आइडिया ऑफ फादरलैंड, जैसे कि हमारे इंडिया में भारत माता कहते हैं, वहाँ पर फ्रांस में फादरलैंड कहा जाता था। दे वॉन्टेड टू इम्प्लांट अ सुटेबल इमेज इन द माइंड्स ऑफ पीपल, वो लोगों के माइंड में फादरलैंड की एक इमेज क्रिएट करते थे। दे इनवायरेबली चूज द मदर फिगर सिम्बलाइजिंग नेशंस, और मदर फिगर यूज करते थे वो नेशन को सिम्बलाइज करने के लिए, जैसे कि ब्रिटेनिया, जर्मेनिया, मैरियने, रिमाइंडिंग अस ऑफ कंसेप्ट ऑफ मातृभूमि, जैसे हमारे इंडिया में मातृभूमि का कंसेप्ट था, वहाँ पर मैरियने, ब्रिटानिया, जर्मेनिया, इनका कॉन्सेप्ट था। ठीक है। जर्मेनिया बिकम द एलिगरी ऑफ जर्मन, जैसे फ्रांस की एलिगरी क्या थी, मैरियने, जर्मेनिया जो है वो जर्मन नेशन की एलिगरी थी। जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। ठीक है, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही होगी जर्मेनिया की इमेज। जर्मेनिया ने ओक लीव्स का एक क्राउन पहना हुआ है, और जो ओक लीव्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हीरोइज्म। हीरोइज्म मतलब वीरता, मतलब जो ओक लीव्स है वो हीरोइज्म को, एक मतलब वीरता को रिप्रेजेंट करते हैं। इट वॉज हंग फ्रॉम सीलिंग ऑफ सेंट पॉल्स चर्च, जो कि सेंट पॉल चर्च में जो है ऊपर सीलिंग से, ऊपर की जो दीवार होती है वहाँ से अटैच्ड है सेंट पॉल चर्च में। वेयर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वॉज कन्वेड, जहाँ पर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट होती है। टू सिम्बलाइज द लिबरल रिवोल्यूशन, ताकि वो मतलब वहाँ पर ये चीज़ रिप्रेजेंट कर पाए, सिंबलाइज कर पाए, इसलिए वो वहाँ पर टंगी हुई है सीलिंग से, ऊपर की छत से। नेपोलियनिक कोड, अब नेपोलियनिक कोड क्या था, यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो ये भी स्टार मार्क कर लो या अपनी नोटबुक में लिख लो।
द फर्स्ट मेजर, नेपोलियनिक कोड कौन लेके आए थे? नेपोलियन लेके आए थे। द फर्स्ट मेजर चेंज वॉज डूइंग अवे विद ऑल प्रिविलेजेस। तो इसमें क्या आया था नेपोलियनिक कोड में? इसे सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोला जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा चेंज आया था कि जो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ है, कुछ लोगों को प्रिविलेजेस मिले हुए थे जन्म से ही, वो सब कुछ हट गए थे और सभी को इक्वालिटी मिल गई थी कि भाई सभी लोग के सामने इक्वल है। सिक्योरिंग और राइट टू प्रॉपर्टी भी एक राइट मिल गया था। दो चीज़ मिली, तीन चीज़ यहाँ पर मिली थी। प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ हट गए थे, इक्वालिटी मिल गई थी और राइट टू प्रॉपर्टी भी मिल गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स वर सिंप्लीफाइड। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हो गई थी, मतलब कि कौन कंट्रोल करेगा, वो सब कुछ सिंप्लीफाई हो गया था, क्योंकि अब सिर्फ एक ही पर्सन है जो पूरे उस रीजन को कंट्रोल करेंगे, जो थे नेपोलियन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन भी सिंप्लीफाई हो गई थी, सिंपल हो गया था सिस्टम कंट्रोल का। फ्यूडल सिस्टम वॉज अबोलिश्ड। फ्यूडल सिस्टम जो है वो हट गया था, मतलब जो लॉर्ड्स के बीच में और पीजेंट्स, मतलब जो लैंड लॉर्ड्स और पीजेंट्स के बीच में जो सिस्टम था लैंड पर काम करवाने का, वो भी हट गया था और पीजेंट्स को फ्री कर दिया गया था। मैनोरियल ड्यूज भी हटा दिए गए थे, यानी कि जो लैंड लॉर्ड्स जो टैक्स लेते थे वो भी हट गए थे। इन टाउन्स गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड। टाउन्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, लोगों पर रोक लगी हुई थी, वो भी हट गई थी। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम भी अच्छा हो गया था। पीजेंट्स, आर्टिशन, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। पीजेंट्स को, आर्टिशंस को, वर्कर्स को और बिजनेसमैन को एक आज़ादी सी मिल गई थी और वो उसे उसका आनंद उठा रहे थे, उस आज़ादी का जो उन्हें नेपोलियन के टाइम में मिली थी। तो ये कुछ नेपोलियनिक कोड के कुछ पॉइंट्स हैं, तो ये आपको याद करना है। ये भी मैं लास्ट पॉइंट पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। Businessmen and small scale producers of goods in particular began to realize the uniform laws। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था नेपोलियनिक कोड का कि यूनिफॉर्म सिस्टम आ गया था। मतलब कि अब देखो कितना बड़ा रीजन था जहाँ पर नेपोलियन ने कब्जा किया। लेकिन पहले क्या होता था कि अलग अलग जगह पे अलग अलग वेट्स और मेज़र का सिस्टम होता था। जैसे पहले गेहूँ कोई खरीदता था कोई पर्सन, तो उन्हें 10 किलो के वेट से देना पड़ता था, या फिर मतलब अच्छे से प्रॉपर यूनिफॉर्म चीज़ें नहीं थी। लेकिन उन्होंने स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेज़र का एक सिस्टम लाया और उन्होंने एक करेंसी जो है वो भी कॉमन कर दी। मतलब अलग अलग इलाके में जाने के लिए अब अलग अलग करेंसी नहीं होती थी, एक ही नेशनल करेंसी थी। ठीक है, जिससे क्या हुआ, जो गुड्स का एक्सचेंज है, मूवमेंट है, वो आसान हो गया एक जगह से दूसरी जगह में। तो बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स को ये भी फ़ायदा हुआ था। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट कंसेप्ट है नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म। अब नेशनलिज्म क्या था वो हम पढ़ चुके हैं, इम्पेरियलिज्म क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th century nationalism became a narrow creed with limited ends. Intolerance bulk became the sense of big power rivalry, nationalism aligned. imperialism देखो क्या होता है, इम्पीरियलिज्म जिसमें मोनार्की होती है, मतलब जब राजा राज करता है पूरी तरीके से, तो उसे इम्पीरियलिज्म कहा जाता है। जब एक पर्सन पूरे रीजन पे राज करेगा तो उसे इम्पीरियलिज्म बोलेंगे। नेशनलिज्म हमने समझा, देश प्रेम की भावना जब स्टार्ट हो गई थी तो इस चीज़ को नेशनलिज्म कहा गया था। तो अब नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी। क्यों? लोग नेशनलिज्म को फेवर करने लगे थे, तो किंग को पता था कि भाई नेशनलिज्म आ जाएगा, नेशंस क्रिएट हो जाएंगे, तो उनके हाथ से पावर चली गई। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा राइवलरी थी, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे इम्पीरियलिज्म और नेशनलिज्म को लेकर। और वर्ल्ड वॉर 1 का कॉज भी इंपीरियलिज्म ही था, मतलब किंग्स नहीं चाहते थे कि उनके हाथ से पावर जाए, तो इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 भी हुई थी। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वॉज नाउ सेम एवरीवेयर। अब हर जगह पे, यूरोप में इस टाइम पे हर जगह पे नेशनलिज्म का आइडिया जो है वो सेम था, मतलब सेम तरीके से नेशनलिज्म उभर कर आ रहा था। बट कंसेप्ट ऑफ नेशनल स्टेट वॉज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। लेकिन हर जगह पर मतलब एक टाइम पे जो है नेशन स्टेट की फॉर्मेशन नहीं हुई थी। मतलब जैसे कि पहले इटली में हुई थी, फिर जर्मनी में हुई थी, मतलब धीरे धीरे सब जगह पे नेशन स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी।
सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को कमेंट करिए और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब PYQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, NCERT बेस्ड क्वेश्चंस और जो सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियो आने वाली है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो।